जनकपुर में प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर में मंजीरा बजाना और देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के मुखिया का भगवा वस्त्र के जरिए खुद को योगी के तौर पर ही रखना, तो क्या वाकई ऐसी हालात आ गई हैं जहां धर्म के आश्रय सत्ता चलाई जाए? तो ऐसे में याद कीजिए लोहिया ने क्या कहा था, धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म। तो क्या वाकई धर्म के आश्रय राजनीति साधी जा रही है? और जब संविधान के नाम पर व्यवस्था चलाती सत्ता ही धर्म के आश्रय जिंदगी को संतुष्ट मानेगी, तो जाहिर है फिर आधुनिक दौर में वह सवाल भी गौण होगा कि जो किसी भी विकसित या समझदार समाज के भीतर गूंजता रहता है। हो तो यह गया है कि रोटी, कपड़ा और मकान से ही सत्ता ने हाथ झाड़ लिए। इतना ही नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर साफ पानी और साफ हवा तक मुहैया कराने की स्थिति में सत्ता नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। यानी एक तरफ धर्म, दूसरी तरफ लोकतंत्र का नारा। सोचने में लोकतंत्र, काम करने में लोकतंत्र, निर्णय प्रक्रिया में लोकतंत्र। इसे लगाते रहिए, सत्ता आपके साथ चलती रहेगी। क्योंकि मौजूदा दौर का सच तो यही है कि संविधान की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट भी धर्म की व्याख्या करते वक्त कभी सत्ता अनुकूल लगती है और कभी सत्ता अनुकूल नहीं लगती तो सत्ता उसे अपने अनुकूल करने के लिए तुल जाती है। और लोकतंत्र की उड़ती धज्जियों तले सुप्रीम कोर्ट सिवाय सत्ता की तरफ ताकने के अलावे कुछ कर नहीं पाता। मसलन दिसंबर 1995 में जस्टिस वर्मा सत्ता के जरिए धर्म की सियासत करने पर साफ फैसला देते हैं। हिंदुत्व शब्द भारतीयों की जीवन शैली की ओर इंगित करता है, इसे सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। और जनवरी 2017 में धर्म और सत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट साफ कहता है, धर्म इंसान और भगवान के बीच का निजी रिश्ता है और न सिर्फ सरकार को बल्कि सरकार बनाने की समूची प्रक्रिया को भी इससे अलग रखा जाना चाहिए। तो फिर जनकपुर में जो नजारा सामने उभरा या गोरखमठ के जरिए बार बार जो मसला सामने उभर कर आता है, उसे क्या ये माना जाए कि यह सिर्फ एक निजी रिश्ता है धर्म के मद्देनजर और सरकार चलाने बनाने की पूरी प्रक्रिया को अलग रखा जा रहा है? हो सकता है ये माना जाए। तो दूसरी तस्वीर देखिए, धर्म के राजनीतिकरण की तस्वीर बार बार मंदिर में नेताओं के जाने से भी उभारी जाती है और खुले में नमाज हो, इसे भी तूल देकर कमोवेश अब हर जुम्मे के दिन उभारने की सियासत बाज नहीं आ रही। जनाब, विवाद तो काफ़ी पिछले 20 तारीख से चल रहा है। उस वक्त प्रशासन ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। हमारी नेक्स्ट नमाज जो हुई वो बहुत अच्छी हुई, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हुई। तो क्या वाकई सियासत की चौसर पर धर्म हो या लोकतंत्र का राग, दोनों सिर्फ पासे हैं और जो पासा जिस अंदाज में फेंक दे, दूसरे को डरा दे या लुभा दे, सियासत यही है? तो आइए आज सिलसिलेवार तरीके से इसे ही परखते हैं। सियासत यही है, परखा जरूर जाएगा, लेकिन जिक्र धर्म से शुरू हुआ है तो एक तस्वीर हम आपको दिखलाते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिए धर्म के नाम पर क्या क्या होता है। अखिलेश यादव ने मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले हिंदुओं की सरकारी सब्सिडी में 100% का इजाफा किया। उसके बाद क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने सब्सिडी को दुगना कर दिया जो मानसरोवर यात्रा के लिए दी जा रही थी। अखिलेश यादव ने कब्रिस्तान की दीवार खड़ी करने के लिए सरकारी मदद दी। योगी आए तो उन्होंने क्या किया? कब्रिस्तान की सरकारी मदद बंद कर दी जो दीवार खड़ी की जा रही थी। और शिवराज सिंह चौहान, गिनते जाइए, बहुत सारे धार्मिक स्थल है, 15 धार्मिक स्थल जहां पे जाने का खर्च सरकार देती है। यह मध्य प्रदेश की हालत है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार 4 धाम यात्रा के लिए योजना चलाती है। जयललिता ने ईसाइयों को यरूशलेम और हिंदुओं को मानसरोवर और मुक्तिनाथ जाने में मदद की योजना शुरू की थी। और दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने धार्मिक तीर्थ यात्राओं के लिए 53 करोड़ रुपए का बजट भी बनाया। और गुजरात की सरकार श्रवण तीर्थ दर्शन योजना में राज्य के भीतर ही धार्मिक स्थलों के भ्रमण के लिए आर्थिक रूप से मदद देती है। और प्रधानमंत्री नागालैंड चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने ईसाइयों को मुफ्त में यरूशलेम भेजने का वादा किया था। यह सारी स्थितियां क्या बतलाती है? इस देश में हर किसी का पेट भरा हुआ है? क्या हर कोई रोजगार पा चुका है? क्या वाकई स्वास्थ्य सेवा सबको मिल रही है? पीने का साफ पानी मिल जाता है? शुद्ध हवा मिल जाती है? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके जहन में आएंगे और आने भी चाहिए। लेकिन एक दूसरा सवाल होगा, आप कहेंगे तो धर्म का मसला है, धर्म तो जीवन पद्धति है, उसी के आश्रय जी लिया जाए। उस आश्रय ना भी जिए, लेकिन इससे हटकर जरा सत्ता के उस राजनीतिक मिजाज को समझिए जो कहती है इस बात को कि दरअसल हम हैं तो सिर्फ हम ही हैं
और जिम्मेदारी मुक्त हैं। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। तो पहले प्रधानमंत्री के 1445 दिनों में किए गए 100 से ज्यादा ऐलानों की इस लिस्ट को तफरी से देख लीजिए और इसे पढ़ते देखते हुए ये सोचना शुरू कर दीजिए कि इनमें से कौन सा ऐलान ऐसा जो रोटी कपड़ा मकान दिला सकता है, कौन सा ऐलान शिक्षा, हेल्थ सर्विस और पीने के साफ पानी से लेकर साफ हवा तक मुहैया करा सकता है। और इसे पढ़ते देखते हुए यह भी सोचें कि आखिर हर मंत्री, हर सांसद, हर विधायक तक जो रईसी में रहते हैं, होता तो वह देश का ही पैसा है, ज्यादातर टैक्स पेयर का पैसा होता है, या फिर देश के खनिज संसाधनों को लेकर जो उद्योगपति या कॉरपोरेट कमाते हैं उसके जरिए सरकार रेवेन्यू वसूलती है। तो फिर इन ऐलानों के बावजूद हालात ठीक देश के होते क्यों नहीं, नागरिकों के हालात ठीक क्यों नहीं होते? और पढ़ते पढ़ते यह भी सोचिए, क्या इन्हीं ऐलानों के लिए कोई प्रधानमंत्री बनता है या जनता वोट डालती है? क्योंकि फेरिस छोड़ अब हकीकत की जमीन देखिए, कैसे सरकार ने हर हालात से पल्ला झाड़ लिया और सब कुछ निजी हाथों में सौंप दिया है। 1,72,71,000 नौकरी सरकारी क्षेत्र में है, तो प्राइवेट सेक्टर में 1,14,22,000 नौकरियां हैं और असंगठित क्षेत्र में 43,70,00,000 नौकरियां हैं। तो फिर आपके जहन में यह सवाल तो उठेगा ही कि देश का युवा बेरोजगार नौकरी के लिए सरकार की तरफ क्यों देखे। और दूसरा सच यह है कि 5 साल के लिए चुनी हुई किसी भी सत्ता के दौर में अगर छात्र ग्रेजुएट है तो उसके लिए 8,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का आवेदन निकलता नहीं है। तो सरकारी नौकरी है नहीं, फिर भी सत्ता आरक्षण के नाम पर इस देश में सियासत क्यों करती है, यह भी आप सोचेंगे जरूर। अगले हालात को परखें तो इलाज की व्यवस्था पर आ जाइए। इलाज तो मौलिक अधिकार होना चाहिए, पर सरकार कुछ करती क्यों नहीं? 1.5 लाख गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है। शहरों में 50% से ज्यादा सरकारी अस्पताल बीमार हैं और रईसी में डूबी सरकार के पास हेल्थ बजट के नाम पर 48,878 करोड़ ही है। वहीं निजी अस्पतालों का सालाना बजट भी 6 लाख करोड़ पार कर चुका है और इंश्योरेंस के जरिए देश के तमाम कर्मचारी, जिनकी तादाद 2 करोड़ से ज्यादा है, वो सरकारी अस्पतालों में नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पतालों के इलाज पर निर्भर है। जहां सरकारी अस्पतालों से औसतन 100 गुना ज्यादा कमाई निजी अस्पताल इंश्योरेंस के आश्रय कर लेता है। इसी तरह सरकार की जिम्मेदारी एक अदद छत दिलाना तो होना ही चाहिए। रोटी कपड़ा मकान, जी मकान। पर देश का सच देख लीजिए, मोदी सरकार ने पहले 2.5 वर्ष में 1,03,000 सरकारी मकान बनाए और इसी दौर में 4,71,000 घर प्राइवेट बिल्डरों ने बनाए जो खाली पड़े हैं। 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,30,00,000 घर बनाने का लक्ष्य है, पर अभी 10% भी पूरे नहीं हुए हैं। तो सरकार की तरफ कैसे जनता देखे? यह सरकार कितनी जिम्मेदारी मुक्त हो चली है, इसका असर समाज पर कैसे पड़ रहा है? और असमानता में फैलते सामाजिक असंतोष और उसके बाद कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो फिर होता क्या है, यह भी समझ लीजिए। इस देश में हालात यह हैं कि देश में पुलिस की संख्या सिर्फ 14 लाख है, जबकि निजी सुरक्षा कर्मियों की संख्या 70 लाख। पूरे देश की पुलिस को लेकर बजट तकरीबन 54,000 करोड़ का है और दूसरी तरफ निजी सुरक्षा कर्मियों को लेकर प्राइवेट सेक्टर का बजट 70,000 करोड़ रुपए पार कर चुका है, जो अगले 2 बरस में 90,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। यानी पुलिस सुधार और सुधार के लिए बजट की रफ्तार अगर सरकार बढ़ाती भी है तो आंकड़े बतलाते हैं कि 2 बरस में पुलिस बजट में 5,000 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी हो नहीं पाएगी। तो फिर क्या आने वाले वक्त में जिसके पास पैसा होगा उसे सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षा कर्मी रखने ही होंगे? तो फिर चुनी हुई सरकारों का मतलब होता क्या है? क्या मतलब सिर्फ यही होता है कि प्राइवेट सेक्टर अनुशासन में काम करे या उसके अलावे? आखिरी सवाल ये कि जिन कंधों पर कल देश का भविष्य होगा उसका सच भी देख लीजिए। 18 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चों में 7 करोड़ बच्चों का भविष्य निजी स्कूलों के हाथों में है। और इसका दूसरा सच यह है कि सरकारी स्कूलों में जाने वाले 47% बच्चे 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो सरकार अगर हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर प्राइवेट सेक्टर पर टिक रही है तो फिर वोट की नीतियों से अगर निजी क्षेत्र में भी नौकरी खत्म होने लगे तो फिर एम्बिट कैपिटल की नई रिसर्च रिपोर्ट को समझ लीजिए, जो बहुत साफ कहती है देश में बढ़ती बेरोजगारी से न केवल असमानता बढ़ेगी बल्कि अपराधों में तेजी और सामाजिक तनाव में भी बढ़ोतरी हो सकती है।
ऐसा नहीं है कि सत्ता कुछ नहीं करती, सत्ता यकीनन कुछ करती है। और हमने चूंकि लिख दिया है सत्ता शब्द, तो इस सत्ता शब्द के आश्रय हम बतलाते हैं क्या करती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉक्स न्यूज इंडिया, न्यूज बियॉन्ड पॉलिटिक्स।